अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? बेटा ऐसा है कि पहले हम लोग सेकेंड ईयर के कुछ लेक्चर रिकॉर्ड करवाए गए थे, तो बहुत से स्टूडेंट्स कह रहे थे कि फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के लेक्चर भी सर आप रिकॉर्ड करवाएं। अक्सर व बेशतर खासकर जो बच्चे 9-10 के बाद फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हैं उन्हें केमिस्ट्री में अच्छी खासी मुश्किल्स आती है। तो बेटा इस वजह से अब हम केमिस्ट्री के अपने लेक्चर जो हैं वो स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज डॉक्टर नदीम असगर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज अस्कर महल रावलपिंडी। तो बेटा सबसे पहली चीज तो ये है कि हम आपसे ये पूछते हैं कि केमिस्ट्री है क्या, केमिस्ट्री किसको कहते हैं। तो बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं और परेशान सोचने लगते हैं केमिस्ट्री पता नहीं, हम इसको फार्मूले सोडियम पोटाशियम पता नहीं क्या कुछ, और बेचारों को याद हो नहीं रहा होता। ठीक है, लेकिन बेटा एक बात याद रखिएगा, लाइफ जिंदगी विदाउट केमिस्ट्री के बगैर पॉसिबल नहीं है। स्टूडेंट ये समझ रहा होता है यार ये केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें तंग करने के लिए बनाया गया है। ऐसा नहीं है, केमिस्ट्री आपको तंग करने के लिए नहीं है। अगर आप केमिस्ट्री को सिस्टमेटिकली तौर पर स्टडी करें और अच्छे तरीके से स्टडी करें, कंसेप्चुअल वाइज ओके वे से स्टडी करें, तो केमिस्ट्री आपके लिए मुश्किल नहीं बल्कि बहुत आसान हो जाती है। तो बेटा सबसे पहली चीज तो ये है, अपने सादा वर्डिंग में ये बनाना है केमिस्ट्री है क्या। तो ये याद रखिएगा, केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर। जो केमिस्ट्री है वो जस्ट स्टडी ऑफ मैटर। बेटा आप मैटर को स्टडी करते हैं। अब आप परेशान होंगे भाई मैटर्स क्या है। हर वो चीज जो मैस रखती है एंड ऑक्युपाइड स्पेस, उसको हम मैटर्स कहते हैं। बेटा ये याद रखिएगा, हमारे पास मैटर जो है, ये आप 9-10 में ये सब बातें रीड कर चुके हुए हैं। 2 मेजर पार्ट्स होते हैं, मिक्सचर्स एंड सब्सटेंस। बेटा मिक्सचर इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर्स को मिक्सचर कहा जाता है। सब्सटेंस प्योर फॉर्म ऑफ मैटर्स को हम सब्सटेंस कहते हैं। बेटा सब्सटेंस को फर्दर डिवाइड किया गया हुआ है एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। हम जब ये देखना चाहते हैं कि ये एलिमेंट्स और कंपाउंड किन चीजों से मिलकर बने हुए हैं, किन चीजों पे मिलकर ये बना हुआ है, आप अगर हम इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना शुरू करते हैं तो हमें ये क्लियर होता है, ये कंफर्म होता है, ये इनका जो स्मॉलेस्ट पार्ट जिनसे ये मिलकर बना हुआ है उसको एटम्स कहा जाता है। तो बच्चे ये याद रखिएगा, फर्स्ट ईयर का जो हमारा पहला टॉपिक है हम उसमें डिटेल डिस्कशन करेंगे एटम्स। एटम क्या है, ठीक है? ओके, तो ये देखें, जैसे अब हम एटम्स को डिस्कस करेंगे कि एटम्स क्या है। एटम एटम बेटा आप अगर इसका स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं तो वो लिख लें। हम इसको यूं डिफाइन करते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स of matter which exists or not exists independently। हम यूं कह सकते हैं smallest part of matter which may or may not exist independently। and take part in chemical reaction। क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, स्मॉलेस्ट पार्ट भी कह सकते हैं या पार्टिकल्स भी कह सकते हैं। Smallest particles of matter which may or may not exist independently and take part in chemical reaction, इसको एटम्स कहा जाएगा।
अब आप बहुत परेशान होंगे कि ये क्या टर्म है, एग्जिस्ट और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। देखिए बेटा, जैसे हमारे पास हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन एक्सेट्रा, इनको नोबल गैसेस कहा जाता है। ये कौन सी गैसेस हैं? नोबल गैसेस हैं। बेटा ये नोबल गैसेस कहती हैं हम बहुत बहादुर हैं, हमें किसी से डर नहीं लगता है, हम बाहर आजादाना तौर पे घूमती हैं, हम किसी भाई या बहन के साथ नहीं जाते हैं, तो एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन बेटा ये कुछ एक दो हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा, ये बहुत डरपोक हैं। ये कहती हैं हमने अकेले बाहर नहीं जाना है, ये अपने भाइयों के साथ या बहन के साथ बाहर जाती हैं, बिकॉज ये एग्जिस्ट नहीं करती हैं इंडिपेंडेंटली। ये अगर आप नेचर में इनको देखोगे तो ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो बेटा कहने का मतलब ये है आपसे कि हम क्या कहेंगे, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, उसको एटम्स कहते हैं। और बेटा मोनो एटॉमिक गैसेस, नोबल गैसेस, बेटा ये एग्जिस्ट करती हैं इंडिपेंडेंटली। अब इनको याद, इनको नोबल गैसेस भी कहते हैं, इनर्ट गैसेस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सड़ियल हैं, ये किसी से बॉन्ड नहीं बनाना चाहती हैं, ये कहती हैं हमने अकेला रहना है। इस वजह से इनको हम क्या कहते हैं, नोबल गैसेस कहते हैं। और बेटा इसको याद रखने का भी बहुत आसान तरीकाकार है, हनी एंड किरण एक्सरेज, हनी एंड किरण एक्सरेज, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन एंड रेडॉन्स। तो कहने का मतलब यह है बेटा, हम इसको क्यों कहते हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, उसको हम क्या कहेंगे, एटम्स कहा जाता है। कुछ ऐसे होते हैं जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। अब ऐसा बेटा देखिए, जैसे हर चीज जो है वो किसी न किसी चीज से मिलकर बना, आप घर लेते हो, घर ईंटों, सीमेंट, इनसे मिलकर बना हुआ होता है। इसी तरह अगर हम इंसान लेते हैं, जब लिविंग ऑर्गेनिज्म लेते हैं, जानवर लेते हैं, देखो उनका सर होता है, हाथ होते हैं, टांगे होती हैं, ब्लड, इसी तरह हर चीज किसी ना किसी चीज से मिलकर बना होता है। हम इसी तरह जब हम कहते हैं एटम का स्ट्रक्चर क्या है, तो हम नेक्स्ट जो डिस्कस करेंगे वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम को डिस्कस किया जाएगा। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, देखिए आप कोई भी, जैसे आप मुख्तलिफ इंसान हैं, कोई बहुत पतले, कोई बहुत मोटे, कोई छोटे, लेकिन ऐसा तो नहीं होता एक मोटा इंसान है उसकी 10 आंखें लगी हुई हों, एक पतला है उसकी 4 टांगें लगी हों। नो, सब में क्या है, आंखें 2, नाक, कान, टांगें। इसी तरह एटम्स, आप कोई भी एटम्स ले लो, आप किसी भी एटम्स को देख लें तो आप देखेंगे कि बेटा हर एटम जो है वो कुछ इस शेप का है। एवरी एटम्स कंसिस्ट ऑफ 2 concentric sphere। क्या है? एवरी एटम कंसिस्ट ऑफ 2 concentric spheres। हर एटम जो है वो 2 कंसेंट्रिक स्फीयर पर मुश्तमिल होता है। एवरी एटम कंसिस्ट ऑफ 2 कंसेंट्रिक स्फीयर्स। अब बात स्टूडेंट बड़े परेशान हो जाते हैं, भाई ये कंसेंट्रिक का क्या मतलब होता है? भाई कंसेंट्रिक का मतलब होता है जिसका सेम सेंटर। एवरी एटम कंसिस्ट ऑफ 2 कंसेंट्रिक स्फीयर। बेटा हर एटम, आप कोई भी देख लें, हर एटम के 2 कंसेंट्रिक स्फीयर्स होते हैं। एक को, ये 1 है छोटे वाला और एक 2 बड़े वाला। इस 1 को न्यूक्लियस कहते हैं।
वन जो है न्यूक्लियस है, ये घर है किसका? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन का। यहां पर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहते हैं और इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। इसी तरह सेकंड वाला जो है बेटा, इसको कहते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। क्या नाम है इसका? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। ये जो मोटा है ना बड़े वाला, इसको एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट कहते हैं, और ये जो छोटे वाला है इसको न्यूक्लियस कहते हैं। बेटा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में इलेक्ट्रॉन मुख्तलिफ ऑर्बिट्स के अंदर न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं। इन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन डिफरेंट ऑर्बिट्स, मुख्तलिफ ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व कर रहे होते हैं। बात क्लियर होगी बेटा? एवरी एटम कंसिस्ट ऑफ टू कंसेंट्रिक स्फीयर। कंसेंट्रिक स्फीयर का मतलब होता है जिसमें हमारे पास ऐसा, जिसमें टू, जिनका सेंटर्स हो और दोनों का एक ही सेंटर हो, सेम सेंटर हो, उसको हम कंसेंट्रिक स्फीयर्स कहते हैं। तो बेटा हर एटम्स जो है वो दो कंसेंट्रिक स्फीयर्स पर मुश्तमिल होता है। एक छोटे वाला है, इसको न्यूक्लियस कहते हैं, एंड दूसरा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट्स। न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट्स के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो रह रहे होते हैं या रिवॉल्व कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है। अब नेक्स्ट थिंग इज स्फीयर। मैंने एक टर्म यूज की है, स्फीयर। अक्सर स्टूडेंट परेशान हो रहे होते हैं, भाई ये स्फीयर क्या है? भाई स्फीयर क्या है? स्फीयर जो है एक सर्कल है, एक स्फीयर है। बेटा सर्कल इन टू डायमेंशंस को कहते हैं हम। साइकिल का टायर इज सर्कुलर शेप, but ball is spherical in nature, water drop is spherical in nature, atom spherical in nature। जो चीज 3 डायमेंशंस में होती है उसको स्फीयर कहा जाता है। अब देखिए बेटा, ये तो हमें क्लियर हो गया कि एटम किन चीजों पर मुश्तमिल है। एटम बेचारा एक न्यूक्लियस में और दूसरा इलेक्ट्रॉन्स पर मुश्तमिल होता है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। अब देखिए हर चीज का मैस होता है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि क्या एटम्स का मैस क्या होगा। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मैस ऑफ एटम या एटॉमिक मैस और या रिलेटिव एटॉमिक मैस। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मैस ऑफ एटम। अक्सर इसको एटॉमिक मैस भी कहा जाता है, लेकिन स्टूडेंट इसमें भी बहुत कंफ्यूज होते हैं। एटॉमिक मैस एंड अदर इज रिलेटिव एटॉमिक मैस भी कह सकते हैं आप इनको। भी जैसे देखें आपका वेट है, किसी का 50 kg, किसी का 60 kg, इसी तरह हर एटम्स का भी मैस होता है, हर एटम का भी वेट होता है। जो आप समझ लो एटॉमिक मैस हम यूं कह सकते हैं कि मैस ऑफ वन एटम्स, एक एटम्स का मैस क्या होगा। लेकिन अगर कभी हमने मैस ऑफ वन एटम्स कैलकुलेट करना हो तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई? बेटा एक बात याद रखिएगा, आपने कभी भी, अभी हम इसको डिफाइन भी करेंगे, लेकिन पहले एक दो बेसिक बातें आपके माइंड के अंदर होनी चाहिए। मैस ऑफ एटम्स क्या होता है, तो ये याद रखिएगा आप। मैस ऑफ एटम्स को समझ लें कि ये मैस ऑफ न्यूक्लियस होता है। मैस ऑफ एटम क्या है जी? मैस ऑफ न्यूक्लियस है। अब मैस ऑफ न्यूक्लियस, कुछ स्टूडेंट बड़ा परेशान हो जाते हैं, सर ये क्या बात हुई कि भाई जो मैस है उसके अंदर सिर्फ मैस ऑफ न्यूक्लियस है, भाई उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी तो हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में, उनका मैस क्यों नहीं है? तो बेटा ये याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन अमेजिंगली स्मॉल एज पार्टिकल्स, इनका मैस इतना कम होता है कि इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, नेग्लिजिबल। अब व्हाट इज मीन बाय नेग्लिजिबल? नेग्लिजिबल का मतलब होता है किसी भी चीज का वजूद तो है लेकिन हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। किसी भी चीज का वजूद तो है लेकिन हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। नेग्लेक्ट मीनिंग हम यूं, जैसे सपोज आप कभी रावल डैम पे जाते हैं और वहां पे जाकर एक जग पानी उसमें से निकाल लेते हैं, तो क्या आप ये कहोगे कि आज से रावल डैम का नेम क्या पड़ गया? रावल डैम माइनस जग पानी? नो, वो रावल डैम ही कहलाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। आपने उसमें से एक जग पानी का कम किया, लेकिन
अगर बहुत बड़ी मकदार से आप थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड कर दें या निकाल दें तो वो उस बड़ी क्वांटिटी को अफेक्ट नहीं करता है, उस पर असरअंदाज नहीं होता है। तो ऐसे ही जब हम मास ऑफ एटम्स कहते हैं तो हम कहते हैं मास ऑफ न्यूक्लियस। अब इलेक्ट्रॉन का मास क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास ऑफ न्यूक्लियस से बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल होता है, ना होने के बराबर होता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो उनके ऊपर अफेक्ट नहीं कर रहा, टोटल मास के ऊपर ना होने के बराबर अफेक्ट करता है। इसलिए हम कहते हैं कि मास ऑफ एटम्स इक्वल टू मास ऑफ न्यूक्लियस। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपसे कहा जाए भी मास ऑफ न्यूक्लियस क्या है, भाई सिंपल सी बात है, आपने मास ऑफ प्रोटॉन्स लेना है प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन लेना है। तो इसका मतलब अगर आप किसी भी एटम्स में कितना मास है प्रोटॉन्स का वो कैलकुलेट कर लें या मास ऑफ न्यूट्रॉन में कैलकुलेट कर लें तो आप बड़ी आसानी से मास ऑफ न्यूक्लियस कैलकुलेट कर लोगे। अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि जब आप मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट कर लिया तो इसके लिए आपको ये जरूरत पेश आएगी कि भाई नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे या न्यूट्रॉन कैलकुलेट करने पड़ेंगे, कितने हैं एंड कर लें तो बेहतर है। एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन कि एक न्यूक्लियस में प्रोटॉन या न्यूट्रॉन्स कितने हैं। अगर आपने नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स को कैलकुलेट कर लिया तो आप बहुत आसानी से एटॉमिक मास या रिलेटिव एटॉमिक मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बेटा क्वेश्चन ये आता है व्हाट इज द मास ऑफ, किसी एक प्रोटॉन्स का मास क्या होता है या किसी एक न्यूट्रॉन का मास क्या होता है। तो बेटा ये याद रखिएगा कि जब हम कहते हैं प्रोटॉन्स का मास क्या है या न्यूट्रॉन का मास क्या है तो ये याद रखिएगा मास ऑफ प्रोटॉन जो है अगर आपसे कहा जाए एक प्रोटॉन्स का मास क्या है दैट इज 1 AMU, और अगर आपसे कहा जाए मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या है ये भी 1 AMU होगा। मास ऑफ प्रोटॉन 1 प्रोटॉन 1 AMU, मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन 1 AMU। अब आप बड़े परेशान है ये AMU क्या है। AMU एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट जो है ये भी यूनिट ऑफ मास है। एटम इज अमेजिंगली स्मॉलेस्ट पार्टिकल, तो ये याद रखिएगा छोटी चीजों के लिए छोटे यूनिट इस्तेमाल किए जाते हैं और बड़ी चीजों के लिए बड़े यूनिट इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप किलोग्राम यूज करते हैं, आप ग्राम यूज करते हैं, आप एक टन यूज करते हैं। अब ये तो देखें अगर आप किसी गोल्ड वाले के पास जाएं और उससे कहें मुझे 10⁻⁻37 किलोग्राम सोना दे दें, वो आपको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। या आप किसी परचून वाली शॉप के ऊपर जाते हैं और उसको कहते हैं मुझे 10⁻6 मिलीग्राम आटा दे दें, वो बेचारा समझ नहीं पाएगा। तो इसलिए बड़ी चीजों के लिए बड़े यूनिट और छोटी चीजों के लिए छोटे यूनिट। एटम इज अमेजिंगली स्मॉलेस्ट पार्टिकल, इसलिए इसके लिए भी जो हम यूनिट यूज करते हैं वो एटॉमिक मास यूनिट इस्तेमाल करते हैं AMU। AMU आल्सो यूनिट ऑफ मास, क्योंकि ये बहुत छोटा है एटम्स, इस वजह से मास ऑफ प्रोटॉन्स और मास ऑफ न्यूट्रॉन के लिए भी जो हम यूनिट यूज करते हैं वो AMU। लेकिन आपने परेशान नहीं होना ये AMU है क्या। AMU is equal to 1.67 into 10⁻⁻27 किलोग्राम के बराबर होता है। 1 AMU is equal to, जैसे 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, इस तरह 1 AMU is equal to 1.67 into 10⁻⁻27 किलोग्राम। अगर हम कहें इसे ग्राम में चेंज करें तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10⁻⁻24 ग्राम के बराबर होता है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज, अगर आप इसको डिवाइड करें 1 डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर्स Na, 1 डिवाइडेड बाय ये भी ग्राम के बराबर होगा।
आप अगर 1 को एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये वाला वैल्यू आएगा। तो 1 डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, ये दोनों किसके बराबर हैं? ग्राम्स किसके बराबर हैं हमारे पास? 1 डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, ये 1 AMU के बराबर है। ये 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम, ये भी किसके इक्विवेलेंट है? ये भी 1 AMU के बराबर होता है। अब क्वेश्चन ये रेज होता है, ये देखें, आप इतनी बात याद रखिएगा, अगर आपसे कहा जाए कि आप AMU को ग्राम में चेंज करो, तो बेटा बहुत सिंपल सा वे है, जस्ट डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर्स। और अगर आपसे कहा जाता है ग्राम्स को AMU में चेंज करो, जस्ट मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर। जैसे हमारे पास ये देखें Na, बेटा एवोगाड्रो नंबर्स आप जानते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स को कहा जाता है। ये एक नंबर है जैसे हमारे पास। ओके, 1 AMU किसके बराबर होता है? 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम, 1.67 into 10⁻24 ग्राम, 1 डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, Na इक्वल्स टू 6.02 into 10⁻23 पार्टिकल्स के बराबर होता है। अगर मैं आपसे ये कहता हूं AMU को ग्राम में चेंज करें तो डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर, और अगर मैं कहता हूं ग्राम्स को AMU में चेंज करो, मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर, जैसे मैं कहता हूं 20 ग्राम है, इसे AMU में चेंज करें, 20 मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर। मैं अगर आपसे कहता हूं 20 AMU है, इसको ग्राम में चेंज करें, 20 डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर्स। अब नेक्स्ट हमने ये करना है, जब ये हमारे पास हो गया तो अब मास ऑफ एटम्स क्या है? तो इसका मतलब ये है, जैसे मैं आपसे ये कहता हूं हमारे पास एक एटम्स है, ये देखें एक एटम्स है, उसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स हैं और 6 न्यूट्रॉन हैं, और ये एक एटम्स है। इसके न्यूक्लियस के गिर्द मुख्तलिफ ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। अब मैं अगर आपसे कहता हूं कि मुझे बताएं इस एटम्स का मास क्या है, ये ए एटम्स है, एटम ए इसको हमने नेम रख दिया, तो मास क्या होगा? मास ऑफ एटम ए, भाई क्या है, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, क्या होगा? मास ऑफ एटम ऑफ ए, भाई पहली बात हुई है, कितने प्रोटॉन्स हैं? 6, न्यूट्रॉन कितने हैं? 6, 12, तो क्या लिखोगे? 12 AMU, 12 AMU, दैट इज द मास ऑफ एटम ए। इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर किसी भी एटम्स का मास निकालना चाहते हैं तो आपने क्या करना है? आपने उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को कैलकुलेट कर लेना है। और बच्चे अगर आप ये निकालने में कामयाब हो गए तो आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है मास ऑफ एटम्स को निकालना या मास ऑफ एटम्स को कैलकुलेट करना। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई आप इसको चेंज करो, किसमें? आप इसको चेंज करें किसमें? आप इसको ग्राम में चेंज करो, मास ऑफ एटम ऑफ ए, तो आप इसको जस्ट एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दोगे तो ये मास किस में आ जाएगा? ग्राम में आ जाएगा। अब बेटा एक बात आपने याद रखना है छोटा, बेटा ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम एटॉमिक नंबर भी कहते हैं। और बेटा इन दोनों के सम को, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को, मास नंबर भी कहा जाता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। और अगर आपसे कहा जाए मास नंबर क्या है? मास नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एटॉमिक नंबर पूछा जाए तो क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एंड मास नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और बेटा ये याद रखिए जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि एक एटम में कितने प्रोटॉन्स हैं, अगर आपको एटॉमिक नंबर जानते हो तो आप बहुत आसानी से एटॉमिक नंबर, जैसे इसका एटॉमिक नंबर 6 है तो इसका मतलब इसमें 6 प्रोटॉन्स हैं। अब मैं अगर कहूंगा इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं तो बेटा ये याद रखिएगा, अगर एक पार्टिकल न्यूट्रल है, उस पर कोई चार्ज नहीं है, तो उसमें जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब मैं अगर आपसे पूछूं न्यूट्रॉन्स कितने हैं तो बेटा ये याद रखिएगा, न्यूट्रॉन्स आप कैसे निकालते हैं? एटॉमिक नंबर्स माइनस मास नंबर। आप न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? न्यूट्रॉन हम यूं कैलकुलेट करते हैं, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर्स। आप न्यूट्रॉन कैलकुलेट कर लोगे।
ओके, अब देखिए बेटा, ये एक जनरल मैंने आपको ये बताया कि मास ऑफ एटम्स क्या होता है। अब हम एक जनरल टर्म जो एटॉमिक मास के मुतालिक यूज कर रहे होते हैं वो रिलेटिव एटॉमिक मास। हम रिलेटिव एटॉमिक मास को डिफाइन करेंगे कि ये क्या होता है। रिलेटिव एटॉमिक मास, it is the mass of an atom it is the mass of an atom of carbon 12. It is the mass of an atom of carbon 12. It is the mass of an atom of any element as compared to mass of an atom of carbon 12 is called relative atomic mass. It is the mass of an atom of any element as compared to mass of an atom of carbon 12 is called relative atomic mass. अब आप परेशान होंगे, सर ये क्या बात हुई, आपने कार्बन 12 क्यों लिया, ये रिलेटिव क्या है? रिलेटिव का मतलब ये है कि आप एक एटम्स ले रहे हो कार्बन्स का, फिर आप कहते हो इस एटम का मास इससे इतने टाइम ज्यादा है या इसका मास इससे इतने टाइम कम है, इसको रिलेटिव एटॉमिक मास कहा जाता है। यहां पे जो हमने स्टैंडर्ड लिया हुआ है वो कार्बन 12 लिया हुआ है। अब आप कहेंगे कार्बन 12 क्यों लिया है भाई, इसकी क्या वजह है, इसकी क्या रीजन है, आप कार्बन 12 क्यों ले रहे हो भाई? कार्बन 12 हम इसलिए लेते हैं कि बहुत से एलिमेंट से कार्बन 12 जो है बेटा, ये एक तो स्टेबल है, सॉलिड फॉर्म में है, फिर एक सेपरेट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किससे मिलकर बनी हुई है, जो कंपाउंड्स हैं वो सब के सब कार्बन 12 से रिलेटेड होते हैं, कार्बन से रिलेटेड है, इसलिए जो हमने स्टैंडर्ड लिया हुआ है वो कार्बन को लिया हुआ है। अब बेटा अगर मैं आपसे कहूं कि AMU क्या है, ए एटॉमिक मास यूनिट क्या है, एटॉमिक मास यूनिट, बेटा ये याद रखिए, जैसे एक कार्बन है, इसके अंदर 12 AMU है, इसका मतलब ये है कि इसका मास कितना है हमारे पास, बेटा ये 12 AMU के बराबर है। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो मास ऑफ कार्बन है, अगर मैं इसका कहूं कि 1/12 ऑफ कार्बन 12, बेटा कार्बन 1/12 ऑफ कार्बन 12 इज कॉल्ड AMU, इसको कहा जाता है। 1/12 of carbon 12 is called AMU। बेटा एटलीस्ट कम से कम मुख्तलिफ 20 एलिमेंट्स तक का आपको या 30 एलिमेंट्स तक का एटॉमिक नंबर और मास नंबर आपको याद होने चाहिए। ओके, बस आज का लेक्चर इतना ही काफी है, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम।